Okay, let's start this lecture. The introduction of biomolecules first of all. बच्चों बायोमोलिक्यूल चैप्टर सबसे स्कोरिंग चैप्टर है और मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप लोग इसको साथ के साथ लर्न भी करते रहेंगे. बायोमोलिक्यूल्स. तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बायोमोलिक्यूल्स. और ये चैप्टर में बताते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स भाग, ये चैप्टर 4 भागों में बटा हुआ है. इसमें हम वो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल हैं. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं बट हम लोग डील करेंगे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स को. 1. दिस इज हाफ ऑफ द चैप्टर. कार्बोहाइड्रेट आधा चैप्टर. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वाइटामिन्स. तो कलेक्टिवली ये तीनों जितना है अकेला कार्बोहाइड्रेट उतना है कंटेंट वाइज. तो तो कार्बोहाइड्रेट पे ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्सेप्ट्स बनते हैं. तो ये शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. कार्बोहाइड्रेट्स जो आज का टॉपिक है. कार्बोहाइड्रेट्स. जैसे मैं चैप्टर शुरू करता हूं बोलता हूं ये वर्ड कार्बोहाइड्रेट, इसका संधि विच्छेद करने पर मुझे दो शब्द मिलते हैं. कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर. एवरीवन, ईच ऑफ यू must aware of this thing. Hydrate is water. Carbon and hydrate. Hydrate is water. So we have some carbon and some hydrate, water molecules. तो कुछ कार्बन होंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल होंगे. उनसे जो बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा. ऐसा कहा शुरुआत के साइंटिस्टों ने. तो शुरुआत के साइंटिस्टों ने जब कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा तो उन्होंने यही कहा कि भाई कार्बोहाइड्रेट वो बायोमोलिक्यूल है जिनमें कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल्स और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स. और उन्होंने कहा कि इसका जनरल फार्मूला होगा CxH2OY. ये होगा इसका जनरल फार्मूला, जिसमें कुछ मान लो X अमाउंट ऑफ कार्बन है और Y अमाउंट ऑफ वाटर है. X और Y बराबर भी हो सकते हैं, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भी हो सकता है. ये शुरू में उन्होंने साइंटिस्टों ने बताया. ये जनरल फार्मूला भी शुरू के साइंटिस्टों ने दिया. जब हम इसको फिट करते हैं, जैसे मान लीजिए x और y दोनों की वैल्यू को मैं 6 डालता हूं, तो इट विल गिव मी C6H2O6 दैट इंप्लाइज टू C6H12O6 ग्लूकोज. ये फार्मूला है फ्रक्टोज का भी. अच्छा लगा, ये फार्मूला काम कर रहा था वाकई में. अगर मैं x की वैल्यू 12 डालूं और H2O की वैल्यू 11 डालूं, तो मुझे मिलेगा C12H2O11 मतलब C12H22O11 ये मिलेगा मुझे. ये फार्मूला होता है सुक्रोज का. ये फार्मूला होता है माल्टोस का. ये फार्मूला होता है लैक्टोस का. सुक्रोज माल्टोस याद रखिए. तो अच्छा काम कर रहा था यार ये फार्मूला. देन व्हाट सडनली हैपेंड, अचानक क्या हुआ, साइंटिस्ट, दूसरे साइंटिस्टों ने इस फार्मूले पर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दिया. एक साइंटिस्ट आए निकलकर, उन्होंने कहा कि अगर मैं x और y की वैल्यू 2 डाल देता हूं, क्या आप मुझे बताएंगे x और y की वैल्यू 2 डालने पर क्या चीज बनेगी? हु इज गोइंग टू टेल मी? C2H4O2. यस.
ये बनेगा C2H4O2 that implies to CH3COOH. ये है किसका फार्मूला? इथेनोइक एसिड which is not a carbohydrate. Which is not a carbohydrate. Ethanoic acid is not a carbohydrate. कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, ध्यान से समझिए मेरी बात। इथेनोइक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसने मेरे दिमाग में सवाल छोड़ दिया, व्हाट टू डू सर, क्या करें? मतलब ये फार्मूले की लिमिटेशन है, फार्मूला काम नहीं कर रहा। मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड इस फार्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो असलियत में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं यार। जैसे कि इथेनोइक एसिड इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट बट सेटिस्फाइज द फार्मूला। अब क्वेश्चन मार्क और बढ़ गया जब इन साइंटिस्टों को और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट मिले, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रैमानोज। रैमानोज का फार्मूला है C6H12O5। क्या ये इस फार्मूले में फिट होता है? चेक करिए जरा। C6H12O5, H को 12 होने के लिए मुझे Y को 6 रखना पड़ेगा, और Y को 6 रखूंगा तो O भी 6 आ जाएगा, और O को 5 रखने के लिए H 10 होगा। तो ये फार्मूले में फिट नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सर ये फार्मूला सब बेकार है। तो शुरुआत में जो लोगों ने कह दिया था ना, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन विद जनरल फार्मूला CxH2O का होल Y। अरे सर ये गलत है, क्या बेकार की बात है। कार्बोहाइड्रेट्स लाइक रैमानोज does not satisfy the formula. ये satisfy नहीं करते फार्मूले को सर, it doesn't satisfy the formula. इसका मतलब सर ये फार्मूला काम का नहीं है, ये डेफिनेशन काम की नहीं है। तब आई मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न साइंटिस्टों की एक पहल। मॉडर्न साइंटिस्ट्स, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर? इनिशियली carbohydrates are considered as hydrates of carbon with general formula CxH2OY. With general formula CxH2OY, but it is not reliable as other than carbohydrates can also satisfy the formula, and there are many other carbohydrates which does not satisfy the formula. So ये डेफिनेशन नहीं चली। अब आई मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहा गया भाई साहब? मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से कहा गया कि भाई सुनो, ये सब बेकार की बात छोड़ दो। कार्बोहाइड्रेट खास तरह के बायोमोलिक्यूल है, खास तरह के कंपाउंड है जो 3 तरह की बातों को फॉलो करते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। हमने कहा भाई बोलो तुम भी, अब सुनाओ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। उन्होंने कहा पहला कैरेक्टरिस्टिक भाई साहब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे।
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब याद दिला देता हूं बच्चों। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है जब इनको शीशे के सामने रखा जाता है तो डिफरेंट मिरर इमेज जनरेट करते हैं। इन्होंने पहला कैरेक्टर बताया कि ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। हमने कहा ठीक है भाई, बाकी दो भी बताइए। इन्होंने कहा हर तरह के कार्बोहाइड्रेट को जब इन्होंने एनालाइज किया, एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्व किया, तो कहा दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनमें। हमने कहा कौन से फंक्शनल ग्रुप्स? इन्होंने कहा पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, जो बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। मतलब एक एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 अल्कोहल, 3 अल्कोहल, 4 अल्कोहल, 5 अल्कोहल, 6 अल्कोहल, बहुत सारे अल्कोहल होते हैं। आपने कहा अच्छा, गुड। और उन्होंने कहा पर अल्कोहल से भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसको हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर होता है एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई एक। अब सारे पत्ते खुल चुके हैं बच्चों हमारे सामने। मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो न्यू जनरेशन का फार्मूला था, न्यू जनरेशन की डेफिनेशन थी, उसके हिसाब से हर कार्बोहाइड्रेट में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करने होते हैं। पहला, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। दूसरा, उसमें एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और तीसरा और आखिरी, इस एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा सभी कार्बोहाइड्रेट में भर भर के अल्कोहल होते हैं, बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। और उन अल्कोहल को ऑल नहीं कहा जाता, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल से ज्यादा प्रायोरिटी वाले होते हैं। इसीलिए अल्कोहल को साइड चेन में अल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोला जाता है। तो इसका मतलब इसमें 3 बातें हो गई। कौन सी 3 बात? न्यू डेफिनेशन। क्या कहती है न्यू डेफिनेशन? ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या कहती है न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट? कि उनमें होगा ऑप्टिकली एक्टिव, वो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। दूसरा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा, जीपी मतलब ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा या तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, दोनों में से कोई एक। एल्डिहाइड्स होता है तो उनको उन्होंने कहा नाम दे दो एल्डोज, और अगर कीटोन होता है तो उन्होंने कहा नाम दे दो कीटोज। और तीसरी चीज उन्होंने क्या कहा? सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट एज पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH, बहुत सारे OH ग्रुप मौजूद होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर डेफिनेशन क्या बनती है? इन तीनों को मिलाकर बनती है डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस। कितनी छोटी डेफिनेशन है। इन्होंने कहा कोई फार्मूला वार्मूला नहीं होता, बेकार की बातें हैं फार्मूला वार्मूला, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं होता। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो है ऑप्टिकली एक्टिवनेस, एक प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। एल्डिहाइड होगा तो एल्डोस, कीटोन होगा तो कीटोन्स। और एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी से कम वर्गे का है, कम रेफर्ड का है, कम प्रायोरिटी का है, और वो है अल्कोहल। जब बहुत सारे अल्कोहल होंगे तो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के नए डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स आर व्हाट? ऑप्टिकली एक्टिव 1, पॉलीहाइड्रोक्सी 2, एल्डोसिस और कीटोसिस 3। डन डन सर, डन 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 डन, समझ में आ गया? डन। पढ़ते हैं आगे कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहला जो बेसिस है, फर्स्ट बेसिस क्लासिफिकेशन का, पहला बेसिस मैं आपको बता दूं, वो है इनका टेस्ट।
शुरुआत में भाई साहब कार्बोहाइड्रेट्स को बताया गया कि मीठे होंगे, ये शुगर, जो भी मीठा है वो कार्बोहाइड्रेट है, शुरुआत में ये माना गया। फिर पता लगा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, कई कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो मीठे नहीं होते। तो इस बेस पर हमने कह दिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, दैट इज sugars which are sweet in taste and non-sugar which are not sweet in taste. Very easy, sir. I repeat, I am telling you the classification of carbohydrate. What is the classification of carbohydrate on the basis, first basis? What is the first basis? The first is on the basis of taste. We can say there are two types of carbohydrate. One is sugar which are sweet in taste. The other is non-sugar which are not sweet in taste. Very simple, sir. जो मीठे हैं वो शुगर, जो नहीं मीठे हैं वो नॉन शुगर। शुरुआत में क्या समझा गया था कि सारे कार्बोहाइड्रेट मीठे हैं, और कार्बोहाइड्रेट का एक नाम भी रख दिया इन्होंने, सैकराइड। मैंने कहा सैकराइड का मतलब क्या है भाई? उन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट ही है यार। मैंने कहा कहां से आया ये नाम? उन्होंने कहा भाई लैटिन में ना सैक्रॉन शब्द से आया सैकराइड। मैंने कहा ये सैक्रॉन क्या होता है? शुगर। तो लैटिन में शुगर को, मीठे को सैकरॉन कहते थे, और वो सैकरॉन से सैकराइड शब्द आ गया। तो आज भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को कई जगह सैकराइड्स कहते हैं। तो तुम्हारे दिल में सवाल आ रहा होगा सर फिर नॉन शुगर को तो सैकराइड नहीं कहेंगे? अरे कह देते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है, मतलब आम भाषा में ना कह ही देते हैं। मतलब अरे जैसे एल्डोल याद करो, मैंने तुम्हें कहा था ना कीटोल भी होते हैं एल्डोल भी होते हैं, बट कीटोल को भी फेमसली हम लोग एल्डोल ही कहते हैं, एल्डोल ही कहते हैं। इस तरह की बात है। जैसे होता है ना, क्या तो तुम भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कोल्ड ड्रिंक में क्या है? फेंटा भी कोल्ड ड्रिंक है, माजा भी कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी भी कोल्ड ड्रिंक है, सभी आ गए, क्या ही फर्क पड़ता है? तो इसीलिए कई बार हम लोग इसको सैकराइड्स बोलते थे। सैकराइड्स मतलब मीठे। जैसे आप लोगों को एग्जांपल दूं, हमारे घरों में यूज होने वाली चीनी सुक्रोज होती है। ये एक एमसीक्यू हो सकता है, हमारे घर में यूज होने वाली चीनी को सुक्रोज कहते हैं, और सुक्रोज का ही दूसरा नाम है केन शुगर। बच्चों शुगर केन नहीं, केन शुगर सुक्रोज का दूसरा नाम, हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। आप लोगों ने दूध पिया, दूध भी थोड़ा सा मीठा होता है। दूध में क्या होता है? लैक्टोज नाम का शुगर होता है, वो भी एक तरह का शुगर है। शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट जो मीठे होते हैं। तो इसका मतलब पहला क्लासिफिकेशन है, द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, आई शुड राइट इट एट द टॉप, इट विल बी बेटर। कार्बोहाइड्रेट्स classification, it will be better like this, and I should take another color pen. The first classification is on the basis of taste, on the basis of taste, जो स्वीट होते हैं उनको हम कहते हैं शुगर्स, जो नॉन स्वीट होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन शुगर्स। ये क्या बात है? बहुत ही आसान बात है, और क्या। ठीक है, कॉमनली carbohydrates are also known as saccharides, मतलब स्वीट शुगर। ठीक है, शुगर यूज्ड एट होम वो कौन सी है? सुक्रोज, जिसका दूसरा नाम है केन शुगर। एक होता है शुगर केन, गन्ना, केन शुगर अलग है। शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, लैक्टोस। ये पूछा जा सकता है, एमसीक्यू का अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्लासिफिकेशन के लिए मैं दूसरे कलर का पेन उठाता हूं।
दूसरा क्लासिफिकेशन है सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी। अब ये क्या मामला भाई, रिड्यूसिंग एबिलिटी का मामला क्या है? अब जैसे मैंने इधर लिखा था, याद करिए, इनमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। बिल्कुल, एल्डिहाइड कीटोन बोलती ही तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा सर टॉलन और फेलिंग। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही, टॉलन और फेलिंग। तो जो जो टॉलन और फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, जो कार्बोहाइड्रेट टॉलन और फेलिंग को रिड्यूस कर देता है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि टॉलन और फेलिंग जिस कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज कर देती है, बात तो एक ही है ना, ध्यान से समझो मेरी बात। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड होगा, उसको अगर मैं टॉलन में डाल दूंगा तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा, यस और नो? जल्दी बता दो। यस सर। यस सर। यस, पॉजिटिव टेस्ट आएगा। तो इस बात को कहने के दो तरीके हैं। क्या? कि टॉलन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसने एल्डोस को, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये हमने पढ़ा, इस तरह की बात को हमने पढ़ा कि टॉलन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करता है एल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट को कार्बोक्सिलिक एसिड में। या इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि एल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट, इतनी बड़ी बात ना कह के एल्डोस कह दो यार, एक ही तो बात है यार, वही तो बात है, एल्डिहाइड वाले कार्बोहाइड्रेट एल्डोस, कीटोन वाले कार्बोहाइड्रेट कीटोस। क्या जरूरत है इतनी बड़ी चौड़ी बात करने की? तो सर इसका मतलब टॉलन, पहली तरह की बात क्या थी कि टॉलन एल्डोस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और टॉलन कीटोस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं ना कि एल्डोस टॉलन को रिड्यूस कर देता है। भाई टॉलन अगर एल्डोस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर ए बी को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो इसका मतलब बी ए को रिड्यूस कर रहा है ना भाई, सिंपल सीधी सी बात है। तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि एल्डोज टॉलन को रिड्यूस कर देते हैं, एल्डोज फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं। इसका मतलब कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट टॉलन और फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं, कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट टॉलन और फेलिंग को रिड्यूस नहीं कर पाते होंगे, इसका मतलब वो कीटोज होते होंगे। ऑब्वियसली ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स which reduces, carbohydrates which reduces tolerance or failings, which reduces tolerance or failings are known as reducing sugars। याद करिए, शुगर्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम जो मीठे होते हैं, और रिड्यूसिंग शुगर्स, while which does not able to reduce them are non reducing, are non reducing। मतलब सर दो तरह के हो गए, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। जैसे उधर क्या थे, शुगर्स और नॉन शुगर, जो मीठे हैं शुगर, जो मीठे नहीं है नॉन शुगर। जो टॉलन और फेलिंग को रिड्यूस कर देते हैं रिड्यूसिंग, नहीं कर पाते हैं नॉन रिड्यूसिंग। स्टोरी सो फार, दो तरह का क्लासिफिकेशन डन, क्लियर, शैल वी मूव? सर हाँ जी।
सर आपने रिड्यूसिंग शुगर ही क्यों लिखा, रिड्यूसिंग नॉन शुगर क्यों नहीं लिख होते सकते हैं यहाँ पे? बहुत कम प्रत्युष, दे आर एक्सेप्शनल, दैट इज व्हाई। मतलब ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आर स्वीट इन टेस्ट आर रिड्यूसिंग मोस्टली 99.99%। ओके सर। Now last but not the least, that is the third classification जिसके ऊपर लगे हुए हैं डबल स्टार, मतलब यही है आज का पहला स्टार टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द basis of hydrolyzable unit, hydrolysis units। on the basis of hydrolysis unit या hydrolyzable unit, इसका मतलब क्या है सर? अरे कुछ मतलब नहीं है यार, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। कई ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें पानी डालूंगा तो वो छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाते हैं। अच्छा, इसी को तो हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या? पानी की प्रेजेंस में टूटना। तो कई कार्बोहाइड्रेट पानी की प्रेजेंस में टूटकर छोटे कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, छोटे कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। ओके, कई तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दोबारा बता रहा हूं ध्यान से, पहले दोबारा एक लाइन बताता हूं। कई कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो पानी की प्रेजेंस में टूटकर छोटे कार्बोहाइड्रेट और तोड़ेंगे और छोटे कार्बोहाइड्रेट देंगे, और तोड़ेंगे और छोटे कार्बोहाइड्रेट देते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा भाई साहब कि तुम उसको और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो सबसे छोटा यूनिट मिल जाएगा तुम्हें, सबसे छोटा यूनिट मिल जाएगा। इसका मतलब सर कार्बोहाइड्रेट दो तरह के हो गए, एक जो ऑलरेडी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट में है, जिनको और तोड़ नहीं सकते, जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता या फिर हाइड्रोलाइसिस होकर और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं टूट सकते, वो सिंगल यूनिट्स है, सिंगल यूनिट्स, उनको हम कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या मतलब हुआ सर? मोनो मतलब सिंगल, सैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, सिंगल कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज, इनको तोड़ोगे तो ये और छोटे कार्बोहाइड्रेट नहीं देंगे भाई साहब, क्योंकि ये सबसे छोटे यूनिट्स हैं। पहली बात। दूसरी, सर ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको तोड़कर दो सिंपलर यूनिट्स मिले, मैं कहूंगा अगर एक वाले को मोनोसैकेराइड कहते हैं, सिंगल वाले को जो टूटे ना, जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, मोनोसैकेराइड कहते हैं, तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टूटकर दो सिंपलर यूनिट्स जनरेट करेगा उसे डाइसैकेराइड कह देंगे भाई साहब। मैंने कहा यार बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टूटकर तीन सिंपलर यूनिट्स दे दे, ट्राइसैकेराइड कह देंगे, और बढ़िया। टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, वाह बहुत बढ़िया चल रहा मामला। डेकासैकेराइड 10 सिंपलर यूनिट्स दे रहा है, 11 सिंपलर यूनिट दे रहा है, 12 तो इसका मतलब सर ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे सिंपलर यूनिट्स दे रहा है। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारे दे रहा है। मैंने कहा हाँ यार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब हमने फिर इसको तीन भागों में बांट दिए। तुमने कहा सर दो भाग बोले थे, हाँ दो भाग, एक सिंपलर मोनोसैकेराइड और एक जो एक से अधिक तरह से बने होते हैं, जिनको तोड़कर एक से अधिक तरह के सिंगुलर यूनिट्स मिल सके, तो उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक वो जो 2 से लेकर 10 यूनिट्स तक हमें दे, 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सिंपलर यूनिट्स दे, इनको हम कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। सर ये ऑलिगो मतलब क्या है? अब सैकेराइड का तो मतलब समझ में आ गया, कार्बोहाइड्रेट। ये ऑलिगो क्या टंटा है ना भाई? ऑलिगो का मतलब होता है ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब जो हाइड्रोलाइज होने के बाद कुछ मोनोसैकेराइड्स थे, कुछ, हम उसको कहते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। और एक वो होते हैं जो टूटकर 10 से ज्यादा, 50, 100 दे, उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो इसका मतलब सर ये तीन भागों में टूटता है। पहला हुआ मोनो
सर इन्हें एन सैकराइड्स नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, अब बोलते हैं पॉली तो उसका नाम ही है, अब क्या कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग इन द नेम, इट इज ऑलरेडी इन ट्रेंड, चल रहा है जी। मोनोसैकेराइड्स, ऑलरेडी simpler units which can't undergo further hydrolysis. Example, glucose, fructose. दूसरा, oligosaccharides मतलब which gives 2 to 10 simpler units upon हाइड्रोलाइसिस। ओलिगो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ए फ्यू। तीसरा, पॉलीसैकेराइड्स which gives large number of simpler units upon hydrolysis, large number of simpler units upon hydrolysis, which give large unit of simpler units upon hydrolysis. एग्जाम्पल देने में मजा है भाई, कि एग्जाम्पल ही तो एग्जाम में आएंगे, ये एग्जाम्पल ही एमसीक्यूज में आएंगे। जैसे माल्टोज, जैसे सुक्रोज से शुरू करता सर लार्ज यूनिट्स ऑफ large units of large number of simpler units। तो सुक्रोज किस चीज से, सुक्रोज को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करता हूँ, पानी डालता हूँ, तो क्या मिलता है मुझे? ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। तो टेल मी विच टाइप ऑफ सैकराइड इज दिस, मोनो, ओलिगो और पॉली? अरे इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया। ओलिगो। Sucrose upon hydrolysis gives 1 Oligo. unit of glucose, 1 unit of fructose. Which type of saccharide it is? Monosaccharide, Oligosaccharide. polysaccharide? Oligo. Yes, it is oligosaccharide. Oligo में भी कैसा है? डाइसैकेराइड। ओलिगो में डाई, ट्राई से लेकर डेका तक होती। अच्छा, अगर मैं माल्टोस की बात करता हूं, माल्टोस में क्या मिलता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगर मैं लैक्टोस की बात करता हूं, जो दूध में मिलता है, उसमें मिलता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। इसका मतलब ये एमसीक्यू के बहुत अच्छे क्वेश्चन बन गए बेटा, बहुत अच्छे एमसीक्यू के क्वेश्चन बन गए। ये सब है डाई, ये सब है डाई सैकराइड्स, उर्फ ओलिगोसैकराइड्स। सर ग्लूकोज ग्लूकोज तो सेम कंपाउंड है, तब भी वही रहेगा? यस यस, अरे बिल्कुल है, तो 2 ग्लूकोज ही सिंपलर यूनिट्स हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं स्टार्च की, n नंबर ऑफ ग्लूकोज, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज देता है। पॉलीसेट। Yes, it is polysaccharide. It is polysaccharide, my dear. ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। तो एक बार रिव्यू कर देते हैं अब तक द स्टोरी सो फार। आई जस्ट वांट टू हैव अ रिकैप्चुलेशन टिल carbohydrates. What are carbohydrates? According to the older definition, carbohydrates are the hydrates of carbon with general formula CxH2OY. This formula is not satisfactory. Why? Because कई ऐसे कंपाउंड हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। मैंने 4 कंपाउंड्स लिखे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ऑल satisfies this formula, but there are certain group, certain compounds जो ये फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते। और उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक तो वो जो सेटिस्फाई कर देते हैं बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, और जो सेटिस्फाई कर ही नहीं पाते बट फिर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो हमने कहा हटाओ यार, बेकार है, हटाओ फार्मूला। हमने कहा फिर नया डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आपने कहा कार्बोहाइड्रेट वो जिसमें 3 अहम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो है ऑप्टिकली एक्टिवनेस होनी चाहिए, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए उनमें, इट इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड होता है इट विल बी कंसीडर्ड एज एल्डोज, कीटोन होता है इट विल बी कंसीडर्ड एज कीटोन्स। If I'm going to talk about the secondary functional group, they are having, yes, they are also having secondary functional group, that is hydroxy alcohol. Alcohol is present as a secondary functional group, और अल्कोहल को ऑल नहीं कहते, उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप उससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो बाय तीनों को मिला देते हैं तो नई डेफिनेशन बन जाती है भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डोसिस और कीटोसिस। इसके बाद मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के बेसिस पर 2 तरह के होते हैं, शुगर, नॉन शुगर। मीठे होते हैं, शुगर नहीं होते मीठे, नॉन शुगर। फिर भी मैंने कहा कि आदि काल से चला आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड्स है, क्योंकि पहले ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट खोजे गए वो मीठे थे, इसलिए इनको हम कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी कहते हैं। हमारे घर में सिंपल यूज होने वाला, अगर आपसे पूछे कोई चीनी क्या है, वो है सुक्रोज, सुक्रोज का ही दूसरा नाम केन शुगर। अगर कोई पूछे दूध में मिलने वाला शुगर क्या है, दूध में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है, देन योर आंसर विल बी लैक्टोज। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एबिलिटी। रिड्यूसिंग एबिलिटी के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, दोज व्हिच आर व्हिच reduces tolerance and failings are known as reducing. Which reduces tolerance or failing are known as reducing sugar. जो नहीं कर पाते नॉन रिड्यूसिंग। उसके बाद आखिरी है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस यूनिट। हाइड्रोलाइसिस यूनिट के बेसिस पर क्या है, मोनो, ऑलिगो, पॉली। मोनोसैकेराइड जो ऑलरेडी सिंपलर यूनिट होते हैं, जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऑलिगोसैकेराइड, जिनका हाइड्रोलाइसिस कर 2 से 10 तक सिंपलर यूनिट मिल सकते हैं। 2 वाले को डाइसैकेराइड, 3 वाले को ट्राइसैकेराइड, इसी तरह से डेकासैकेराइड भी कह सकते हैं। और वो आखिर में कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर लार्ज नंबर मिलता है, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मैंने एग्जांपल दे दिए हैं, कुछ डाइसैकेराइड के, कुछ पॉलीसैकेराइड के। अब इसके बाद सर आगे क्या है, आपने कार्बोहाइड्रेट बता दिया, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, डन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स, डन। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। डिटेल्ड स्टडी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। किन किन कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल स्टडी पढ़नी है, सिर्फ एक की डिटेल स्टडी पढ़नी, कौन सा, ग्लूकोज। फिर थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रक्टोज, और कम डिटेल में पढ़ेंगे, और कम डिटेल में पढ़ेंगे माल्टोज, और कम डिटेल में पढ़ेंगे मतलब लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। इन 8 कार्बोहाइड्रेट को हमें पढ़ना है, सिर्फ एक ही को डिटेल में पढ़ना है, ग्लूकोज, बाकी सबको हल्के में पढ़ना है। इनमें ये दोनों हैं मोनोसैकेराइड। सर ग्लाइकोजन तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे डाइजेस्ट करता है ना, मतलब एटीपी फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। हाँ एग्जैक्टली।
पर हम उसको भी यहाँ पर टेकअप करेंगे। ये है डाइसैकेराइड और ये है पॉलीसैकेराइड। ये हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला हम लोग स्टडी करेंगे ग्लूकोज। पहला ग्लूकोज से शुरू करेंगे। तो ग्लूकोज की एक जनरल बात, दो जनरल बातें बताकर आज की क्लास को हम वो करेंगे, बाकी हम ग्लूकोज को क्लास में डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज की पहली बात, ग्लूकोज का जनरल फार्मूला क्या है? C6H12O6। इसको कैसे बना सकते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है? कैसे बना सकते हैं इसको? उसको बनाने के दो तरीके हैं। ए, जनरल तरीके, ए हाइड्रोलाइसिस। बहुत सारे डाइसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस कर दो। अरे देखो ना, इन तीनों को हाइड्रोलाइज कर दो तो मिल रहा है ना ग्लूकोज, बिल्कुल इन तीनों को। तो किसी का भी पढ़ लो। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, जैसे मान लो स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस मान लो आप। तो अगर मैं स्टार्च का, सॉरी क्या कहते हैं, सुक्रोज का मान लो, सुक्रोज सुक्रोज का अगर मैं करूंगा तो मुझे ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है इक्वल अमाउंट में। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो अगर सुक्रोज को बॉईल कर दिया डाइल्यूट HCl या H2SO4 में, सुक्रोज का फार्मूला क्या है? सुक्रोज का फार्मूला है C12H22O11। सुक्रोज में पानी डाल दो, वाटर डाल दो इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो वो आपको देगा C6H12O6, C6H12O6, ये दोनों देगा। तुम कहोगे कौन सा ग्लूकोज है, कैसे पहचानेंगे? अरे यार कोई भी ग्लूकोज लिख दो, एक ग्लूकोज मिलेगा एक फ्रक्टोज मिलेगा, तो कोई भी एक ग्लूकोज होगा दूसरा फ्रक्टोज होगा, इक्वल मिक्सचर में मिलेगा, 50-50% में मिलता है, ध्यान रखना। स्टार्च से भी बना सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च से बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे, बस अंतर इतना है। स्टार्च को हम C6H10O5 का N ऐसे लिखते हैं, और इसमें NH2 अगर डाल दें, N वाटर अगर डाल दें, सेम वही एसिड की प्रेजेंस में, तो NC6H12O6 मिलेगा, N ग्लूकोज मिलेगा, N अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। पाया कहां जाता है? पाया कहां जाता है? थर्ड, ग्लूकोज इज मोस्टली फाउंड इन हनी। हनी में कहते हैं ना बड़ी शक्ति है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है मेरे भाई, हनी में, स्वीट फ्रूट्स में। और आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड मोस्टली एंड मैक्सिमम इन राइपन्ड ग्रेप्स। इसीलिए ना पके हुए अंगूर खाया करो भाई साहब, एकदम सेहत चंगाचक। राइपन्ड ग्रेप्स में लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है, आपकी एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूं। 3 बातें हो गई ग्लूकोज के बारे में। जनरल फार्मूला बताई, पहली बात। दूसरा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दो तरीकों से बना सकते हैं। तीसरा कि ज्यादातर कहां पाया जाता है। चौथा, ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज हेक्सोज। जिसके भी पीछे ओज लग जाए तो वो समझ लो कार्बोहाइड्रेट है, हेक्सोज। हेक्सोज एज इट कंटेन्स 6 कार्बन। तो इसका मतलब सर 5 कार्बन होते जिस कार्बोहाइड्रेट में, उसे क्या कहते हैं? पेंटोस कहते हैं भाई। किसी में 6 कार्बन है हेक्सोस, 5 कार्बन है पेंटोस, 7 कार्बन है हेप्टोस, 3 कार्बन है ट्रायोस। इस तरह से ये सिस्टम चलता है। अब इसके बाद आता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर सर ये 4th पॉइंट एक बार और एक्सप्लेन कर दो। यस बिल्कुल। ग्लूकोज इज नोन एज हेक्सोस, ग्लूकोज को हेक्सोस कहते हैं। क्यों ग्लूकोज को हेक्सोस क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हेक्सोस कहते हैं। अगर किसी में 5 कार्बन है तो उसे हम पेंटोस कहते हैं, किसी में 4 कार्बन है तो टेट्रोस कहते हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखा जाता है कार्बन के हिसाब से। ओस जिसके भी नाम के पीछे आ जाता है तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट है, वो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट है जिसके भी नाम के पीछे ओस लग जाता है। मैं कुछ और एग्जांपल दूं, मैंने ऐसे उसमें दिख रखा है तुम लोगों के, क्या कहते हैं उसे, बुकलेट में मैंने आप लोगों को लिखवा रखा है। कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे पेंटोस 5 कार्बन वाला। सर 5 कार्बन वाला ग्लूकोज नहीं होगा ना? बट नहीं 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है ना, हेक्सोस 6 कार्बन है ग्लूकोज में। जैसे एग्जांपल ग्लीसरल्डिहाइड इज द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट विथ 3 कार्बन, so known as what? ट्रायोस, 3 ट्रायोस एल्डिहाइड। तीन कार्बन, 1 2 3 कार्बन। एक में एल्डिहाइड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, और 2 में OH है, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एक से ज्यादा OH और ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन। तो सबसे छोटा है ट्रायोस। ऐसे ही टेट्रोस 4 कार्बन होंगे, पेंटोस 5 कार्बन होंगे, हेक्सोस 6 कार्बन, इस तरह से चलता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात बता, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 2 तरह के होते हैं। एक वो साइंटिस्ट जो कहते हैं कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और एक वो साइंटिस्ट जो कहते हैं ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे विवाद हो रखा है भाई, विवाद। यहाँ पर साइंटिस्ट 2 भागों में बटे हुए हैं। एक वो साइंटिस्ट है जो कहते हैं कि भाई देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन है, वो साइंटिस्ट है जो कहते हैं क्लोज चेन। अब इन्होंने इसके लिए कुछ एविडेंस प्रोवाइड किए, इन्होंने इसके लिए कुछ एविडेंस प्रोवाइड करे, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज यहीं तक रखेंगे बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरह से देखिए, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए।